फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूं, फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। बहुत कुछ है मेरे पास देने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है सही। ये सही वक्त नहीं है उन चीजों को डिस्कस करने का। मैं बस उन्हीं की बात करूंगा जो आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए। हेलो बच्चों, नमस्कार करते हैं सभी बच्चों को। बहुत 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 तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। मुझे यकीन है सारे बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे सवाल आप तक मैं पहुंचा चुका हूं और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छे से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहो। एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उससे एक सवाल मिनिमम और 2 सवाल मैक्सिमम आ सकते हैं भैया। कम से कम 1 और 2 सवाल की गारंटी ले रहा हूं बेटा। बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने हैं। बहुत अच्छे से एक एक चीज को सुने, पूरी क्लास को ढंग से देखें। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आप सबको पता है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में बड़ी दिक्कत आती है सभी बच्चों को। एक तो चैप्टर इतना बड़ा है, अब इतने बड़े चैप्टर में इतने सारे छोटे 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 कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज है कि बच्चा सवाल पढ़ने के बाद समझ ही नहीं पाता कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है और कौन सा फॉर्मूला लगा के इस सवाल को सही करना है। बड़ी दिक्कत आती है। मैंने देखा है क्लास में भी खूब पढ़ने के बाद साल भर पढ़ लेते हैं बच्चा, तब भी आयनिक इक्विलिब्रियम में उसको बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम वापस बता दीजिए, सर आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, समझ में तो आ गया चैप्टर लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से रिवाइज करना। आपने बहुत सारा पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ना भी चाहिए। और साल भर का टाइम था हमारे पास, बिल्कुल खूब सारा पढ़ना चाहिए था, खूब ज्यादा पढ़ना चाहिए था, उसमें कोई बुराई वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब समय कम है, अब समय कम है और अब कम समय में हमें बहुत ही सेलेक्टिव चीजों को पढ़ना है। वो सेलेक्टिव चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूं। हमने देखा है कई बार बच्चे के थ्योरी में लगा रहता है, इतना रटता रहता है, उसको रटता रहता है, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने में पूरा दिन लगा देता है, एक एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने में 8-7 घंटे लगा देता है। अरे क्या चल क्या रहा है? अगर ऐसे करोगे तो इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे रिवीजन कर पाओगे? कैसे नीट के एग्जाम तक आप कंप्लीट करोगे चीजों को? क्योंकि केवल एक ही सब्जेक्ट या एक ही चैप्टर नहीं है, 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट में 11th का पोर्शन अलग है, 12th का पोर्शन अलग है। इतना कुछ नो 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 बाबा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से और सेलेक्टिव चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका सिलेबस रह जाएगा बेटा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, बहुत सारा दिमाग में अगर भर लोगे तो काम की चीजों को डालने के लिए जगह नहीं बचेगी। अरे दिमाग भी तो एक मेमोरी कार्ड की तरह है, एक लिमिट तक ही बेचारा भरा जाएगा। बहुत ज्यादा भरोगे तो बॉदरेशन हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। दिमाग में से चीजों को निकाल पाना और सही टाइम पे सही कॉन्सेप्ट को स्ट्राइक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरा बेटा। घबराए नहीं, आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन मतलब, मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं करवा देता। मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा, 1 मिनट नहीं छोड़ूंगा। एक एक सेकंड, एक एक पल में मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, जम के मेहनत कर रहा हूं। मैं मेरे बच्चों को, मेरे जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक एक बच्चे तक एक एक क्वेश्चन पहुंचा दूंगा। चिंता मत करें, बिल्कुल चिंता ना करें, घबराएं नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, दिन रात आपके लिए हूं, आपके लिए तैयारी कर रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। ओके, शुरू करते। पहला सवाल, फाइंड आउट द पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन इफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁸m। बेटा गौर से देखो, 10⁻⁸m लिखा हुआ है वहां पे। फाइंड आउट द पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन इफ 10⁻, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 10⁻⁸m। अरे भाई 10⁻⁸m का नेगेटिव लोगेरिथम करोगे तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, नेगेटिव लोगेरिथम करोगे तो इसकी पीएच कितनी आएगी? 8 आएगी। एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच 8 हो सकती है क्या? बेवकूफ बना दिया उसने, बेवकूफ बना दिया उसने, दिमाग लगाना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, माइनस लॉग लेते हैं
माइनस लॉग लिया। अब माइनस लॉग टेंस टू पावर -8 करोगे तो आंसर 8 आएगा। पहला सवाल पहले को आंसर को टिक करके और बाबूजी खुश होके आ जाते हैं, हो गया हो गया हो गया मेरा नीट में सिलेक्शन। अरे ऐसे कैसे नीट में सिलेक्शन हो गया भाई? देख तो सही, तू समझ तो सही उस बात को मेरे बच्चे। तूने देखा ही नहीं ढंग से। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -8 कर रखी है। कितना डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो फिर सर अब क्या करूं? पीएच तो माइनस लॉग से ही निकालते हैं। सही कहा, पीएच माइनस लॉग से ही निकालते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, माइनस लॉग करोगे आप H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का, हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने ले रखा है, टेंस टू पावर -8 आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो भैया पानी के अंदर भी तो H प्लस और OH माइनस होते हैं ना। हाँ, लेकिन वो तो बहुत कम होते हैं। कितने कम होते हैं बताना दे कितनी होती है? पानी में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? सर टेंस टू पावर -7 होती है। वो तो H प्लस OH दोनों की सेम होती है। तो तू टेंस टू पावर -7 को तो बहुत कम बोल रहा है, और टेंस टू पावर -8 को तू ज्यादा समझ रहा है क्या? अरे मेरे बच्चे समझ नहीं आ रही क्या बात? मैं कह रहा हूं टेंस टू पावर -7 और टेंस टू पावर -8 का कंपैरिजन करना, कौन ज्यादा है? टेंस टू पावर -7 ज्यादा है, टेंस टू पावर -8 कम है। तो फिर टेंस टू पावर -8 लेने को तुम तैयार बैठे हो और टेंस टू पावर -7 को नहीं लोगे, तो कैसे टेंस टू पावर -7 को नेग्लेक्ट करोगे आप? अब ये बताना मुझे। आपको अब टेंस टू पावर -7 भी लेना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में। इन दोनों को ऐड करके फिर पीएच निकालनी पड़ेगी। समझ नहीं आ रही? तब सही आंसर आएगा। अब दोनों को ऐड क्यों किया? क्योंकि टेंस टू पावर -7 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ऐड करनी पड़ेगी, उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब टेंस टू पावर -8 की रेस्पेक्ट में उसको कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे भैया? टेंस टू पावर -7 और टेंस टू पावर -8 को जोड़ो और फिर पीएच निकालो। अब देखो जोड़ने में गलती, अब जोड़ने में गलती। टेंस टू पावर -7 और टेंस टू पावर -8 को ऐड करने, देखो 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी ये तो 15 हो गए। टेंस टू पावर -15। अरे बेवकूफ, क्या करूं मैं तुम्हारा? अरे पावर ऐसे थोड़ी जुड़ती है, कभी ऐसे ना जुड़े बेटा। इनको जोड़ने के लिए तरीका लगा, दिमाग लगा, ऐसे थोड़ी ऐड करते। 7 और 8 को जोड़ के चिपका दिया, अब आंसर लाएगा। सोच तो कर क्या रहा है। कॉमन लो टेंस टू पावर -7, इधर बच जाएगा टेंस टू पावर -1 और इधर बच जाएगा टेंस टू सॉरी 1। दोनों को ऐड कर दो। अब करो, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है इसका निगेटिव लॉग लो और फिर पीएच निकालो, तब आंसर आएगा आपका 6 और 7 के बीच में। कभी भी ऐसी सिचुएशन दे रखी हो तो समझ लेना पीएच की वैल्यू अब अराउंड 7 आएगी। एसिडिक सॉल्यूशन है, मतलब 7 से थोड़ी कम आएगी, लेकिन आएगी 7 के आसपास ही। इस बात का ध्यान रखें। आप पूरी कैलकुलेट नहीं कर पाए या नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। आप दे दो ना डायरेक्ट आंसर। 8 हो नहीं सकता, -8 हो नहीं सकता, 7 और 8 के बीच में एसिडिक सॉल्यूशन जा नहीं सकता, तो फिर क्या बना आंसर? नहीं, क्या बना, क्या आंसर? 6 और 7 के बीच में आएगा आंसर आपका। और अगर सर 6 और 7 के बीच में दो दो वैल्यू दे रखी हो तो फिर कैलकुलेट कर लेना, बता तो दिया मैंने, कैलकुलेट करके निकाल लेना। अप्रोक्स 6.8 6.6 6.7 ऐसे आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन खत्म। फालतू चीजें नहीं बताऊंगा, मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूं, फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। बहुत कुछ है मेरे पास देने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है सही। ये सही वक्त नहीं है उन चीजों को डिस्कस करने का। मैं बस उन्हीं की बात करूंगा जो आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए। तुम्हें क्या लगता है मेहनत किए बिना सब कुछ मिल जाएगा? बिना मेहनत के सब मिल जाएगा क्या? है सफलता चाहिए यूं ही मिल जाएगी सफलता? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अरे अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो सफलता हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या? मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, बहुत कम टाइम बचा है। अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? नहीं, कब पढ़ोगे? नीट का एग्जाम देने के बाद पढ़ोगे क्या? है
पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सफलता चाहिए ना जीवन में, और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो सपनों का सहारा लेना छोड़ दो। सपने देखना बंद कर दो, कम से कम बंद आंखों से नींद में तो सपने देखना बंद कर दो। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो फिर ऐसे सपने देखो कि तुम्हें नींद ही ना आए, तुम्हारी नींद उड़ जाए, तब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तब मान लो कि तुम सही सपना देख रहे हो। अरे दुनिया में हजारों लाखों लोग सपना देख रहे हैं, सोते सोते सपना देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा जब तक जग के नहीं देखेगा, जाग के सपने नहीं देखेगा और सपने पूरे करने के लिए ईमानदारी से मेहनत नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं मिल पाएगा। बेटा लग जाओ हाथ धो के पीछे, होके रहेगा सिलेक्शन तुम्हारा, कोई रोक नहीं सकता। अगली लाइन, हाइड्रोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस, देखो सॉल्ट तो बहुत तरह के हैं, नॉर्मल और सिंपल सॉल्ट्स भी होते हैं, डबल सॉल्ट्स भी होते हैं, मिक्स सॉल्ट भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी होते हैं। उनकी बात नहीं करूंगा मैं, सब आता है आपको, घबराओ मत। सिंपल सॉल्ट्स की बात कर रहा हूं, ये भी 4 तरह से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, और वीक एसिड और वीक बेस से मिलके सॉल्ट बनाए जाते हैं। इस तरह से 4 तरह के सॉल्ट होते हैं। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट को पानी में डालोगे तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस तभी माना जाता है जब H+ या OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। और जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट को लेके पानी में डालोगे और हाइड्रोलाइसिस करने की कोशिश करोगे तो सॉल्यूशन की पीएच चेंज ही नहीं होगी। चेक करना चाहते हो तो लिटमस पेपर डाल के देख लीजिए, चेंज नहीं होगी, उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा। चाहे ब्लू वाला डाल लो, चाहे रेड वाला डाल लो, मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा। अरे फ्री H+ और OH- आयन ही नहीं बचेंगे तो हाइड्रोलाइसिस कैसे माना जाएगा? उसमें कॉन्सेंट्रेशन में ही चेंज नहीं होगा H+ OH- की, तो सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक कैसे बोलोगे, कैसे मानोगे कि इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया? इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस के लिए जरूरी है कि सॉल्यूशन के अंदर H+ या OH में से कोई ना कोई एक तरह का आयन फ्री घूमने शुरू कर दे, पीएच में चेंज जरूर हो, तभी उसको कहा जाता है कि हाइड्रोलाइसिस हो गया। और यहां चेक करना है आपको ऐसे सॉल्ट को जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। मेरा बच्चा पहला सवाल ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। गौर से देखो, ये NH4Cl है, ये NH4OH और HCl से बना है, वीक बेस है इसके अंदर। ये NaOH और HCl से बना है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये CH3COOH और NaOH से बना है, यहाँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। ये CH3CONH4 से बना है, यानी कि CH3COOH और NH4OH से बना है, इसका मतलब दोनों ही वीक हैं, एसिड भी वीक और बेस भी वीक, सबका हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका नहीं होगा। चल भाई निकल निकल भैया, निकल निकल भैया, औरों को आने दे। चल भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? बहुत ही शानदार सवाल है, छोटा सा है और बहुत ही घुसा हुआ सवाल है, बहुत बच्चा समझ ही नहीं पाता इसको। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसे सॉल्यूशन है जो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है? यार ये क्या सवाल है? बेटा NaOH में पानी मिलाना, तो नहीं मिला बेटा, NaOH में पानी मिला, इस सॉल्यूशन में तू कभी भी इसको एसिडिक या न्यूट्रल कर सकता है कि ये ऑलवेज बेसिक ही रहेगा? मिला ले पानी। HCl में H2O मिलाना, ये हमेशा एसिडिक ही रहेगा। मुझे तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों चाहिए। CH3CO, NH4 और H2O, दिस इज द आंसर। बाय गॉड, ये क्या आपको कैसे पता लगा गुरुजी कि ये एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल दोनों तीनों हो सकता है? मुझे पता लगा एक कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट है कि ये जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और वीक बेस से बना है। वीक एसिड CH3COOH और वीक बेस NH4OH से मिलके बने सॉल्ट को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसकी पीएच का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है, 7 + ½ pK - ½ pKb, और ये
फॉर्मूला इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हाफ pKa और हाफ pKb अगर सेम हो गए तो pH 7 रह जाएगी, हाफ pKa ज्यादा हो गया, हाफ pKb कम हो गया तो 7 से ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई, ये वैल्यू कम हो गई तो pH 7 से कम हो जाएगी। तीनों काम हो सकते हैं। वीक एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट के सॉल्यूशन को आप एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक तीनों तरह का देख सकते हैं। तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बिकॉज इस टाइप के सॉल्यूशन का पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता। इस तरह के सॉल्यूशन की H यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, C यानी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसके फॉर्मूला में C है ही नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें C है, इसमें C है, इसके फॉर्मूला में कहीं कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। इसका मतलब कि आप इसकी pH को चेंज कर सकते हैं। इसकी pH हमेशा अराउंड 7 रहेगी, 7 रहेगी, 7 से थोड़ी कम हो सकती है, 7 से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन रहेगा इतना ही आसपास, लगभग 7 के आसपास बना रहेगा। ऐसा सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी और न्यूट्रल भी। ये NH4Cl है जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, इसका सॉल्यूशन भी कभी भी आप तीनों तरह की कंडीशंस में नहीं देख पाएंगे। चलो बेटा, चलो चलो बेटा, चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं। In next question, in which of the following solution degree of hydrolysis can't be affected by concentration? अभी तो बोला था, अरे अभी तक कहां सो रहे थे क्या? अभी तो बोला था कि ऐसा सॉल्यूशन जो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट से बना है, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट से हाइड्रोलाइसिस करने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसमें सी का कोई रोल नहीं होता, तो फिर वो सी पर डिपेंडेंट भी नहीं होता। और ये भी ये कह रहा है कि कौन है जिसका एच सी पे डिपेंडेंट नहीं होता। भैया देखो, इनका तो कॉन्सेंट्रेशन, इनका तो हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात की करना मूर्खता है। ये KH/C, ये KH/C और ये केवल KH दे रखा है, इसका मतलब यहां C और C का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यहां कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो हाइड्रोलाइसिस जो डिग्री है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगी। आपको ढूंढना है इसमें ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है। NH4Cl plus H2O, ये तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। CH3COOH एंड NH4OH, और ये रहा, बाय गॉड ये रहा, क्योंकि CH3COH वीक एसिड एंड NH4OH वीक बेस है मेरा बच्चा। CH3CONA में NaOH स्ट्रॉन्ग हो गया, NH4OH को H2O से मिला है, ये तो सॉल्ट है ही नहीं, है तो बेस है। बेसिक सॉल्यूशन की तो कॉन्सेंट्रेशन बदलोगे तो चेंज तो आएगा। चलो भैया इसको भी हटाइए, हो गया काम। मैं इसे करा देता हूं, एक बार थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। वैसे मुझे पता है आपको आता है, आप घबराएं मत, आपको पूरा ये बता रखा है, आपके टीचर्स ने बहुत मेहनत से ये सारी चीजें आपको समझाई हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूं बस, है ना। देखो कुछ चीजें आपको इनसे याद करनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं, इसकी pH ऑलवेज 7 बनी रहेगी। इसका हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता तो कहां से H लाओगे, कहां से KH लाओगे? pH तो मैंने बता ही दिया 7 रहता है। पहली बात क्लियर हो गई। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये एसिड स्ट्रॉन्ग जो भाई एक बात बताओ, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का तो इफेक्ट पड़ेगा ना। किसका इफेक्ट रहता है? कोई भी चीज कहीं भी देख लो, स्ट्रॉन्ग आदमी का अपना खुद का इफेक्ट होता है, वो ज्यादा इफेक्ट, और वो डोमिनेंसी में भी रहता है, डोमिनेट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है भैया। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब इसकी जो pH आएगी वो 7 से कम आएगी। जब आप इसके हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन लिखेंगे ना, तो आप देखना एनायन कट जाएंगे, लेफ्ट में एनायन और राइट के एनायन कट जाएंगे, सेम होने की वजह से कैटायन बच जाएंगे, इसलिए पूरी रिएक्शन कैटायन पे डिपेंडेंट हो जाएगी। इसका मतलब इसके हाइड्रोलाइसिस को कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। इसकी pH 7 से कम, √KH/C इसकी फॉर्मूला H का हो गया। ये KH के फॉर्मूला लिखे हुए हैं, KH का फॉर्मूला अप्रोक्स CH² लिखा है। अप्रोक्स इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे 1 - H आता है। आप H की वैल्यू कितनी है उसको नेग्लिजिबल ही तो मानते हो ना, जीरो तो होती नहीं हो।
तो नेग्लिजिबल मान के हमने अप्रोक्स में लिख दिया, आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, जब भी KH का फॉर्मूला पूछे ना तो आप क्या करना, KW यानी कि वाटर, ये देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है KW, ठीक है, KW अपॉन K वीक वाला पार्ट जो है वो लिख दो। जैसे वीक एसिड है तो K लिख दो, वीक बेस है तो KB लिख दो, दोनों ही वीक है तो KB लिख दो और KB भी लिख दो, दोनों ही चीज लिख दो। फिर जैसे आप देखो यहां मैंने KH का फॉर्मूला KW अपॉन KB लिखा क्योंकि इसमें वीक बेस था, इधर वाला फॉर्मूला KW अपॉन K लिखा क्योंकि इसमें एसिड वीक था, ये वाला फॉर्मूला KW अपॉन KA इंटू KB लिखा क्योंकि यहाँ एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, दोनों वीक है, तो फिर मैंने दोनों डाल दिए नीचे। सिंपल सा तरीका है, एक के फॉर्मूला याद हो जाते हैं तो सबके लगभग याद हो जाते हैं, एक दूसरे से तालमेल बनाए हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, तो आराम से याद हो जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। पीएच का फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से पीएच 7 से कम रहेगी, देखो क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से ज्यादा कैसे जा सकती है, कम ही जाएगी ना, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर पीएच 7 से ज्यादा जाएगी। देखो दोनों को प्लस करके लिखा है मैंने, तो जो भी आएगा प्लस ही होगा, इसमें जुड़ेगा तो 7 से ऊपर हो जाएगी। और अगर एसिड और बेस दोनों ही वीक हैं तो आप देखो इसके फॉर्मूला में पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी लिखा हुआ है। अब ये इन पे डिपेंड करेगा, अगर ये दोनों सेम हुई तो इसकी पीएच 7 आ जाएगी, अगर ये दोनों अलग अलग हुई तो पीएच में 7 से चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 7, अराउंड द 7 ही रहने वाली है। अब अगला है, यहां देखो इसको मैंने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहा। एनायनिक क्यों? क्योंकि जब आप इसकी कोई सॉल्ट लोगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना और उसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दोनों साइड कैटायन तो कट जाएंगे, देख लेना आपने लिख रखा है बेटा सब, दोनों साइड कैटायन, मैं पूरा बताऊंगा आपका टाइम खराब होगा बेटा, आपको तो पता है ना ये सारी चीजें, आपको मालूम है, अगर थ्योरी पता नहीं तो फिर तो क्या कर पाएंगे अपन, तो आपको ये सब चीज पता है, मैं तो आपको बस वो क्वेश्चन वो चीजें आपके सामने रखने वाला हूं या रख रहा हूं जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा बेटा, क्लास लंबी हो जाएगी, आपका टाइम बहुत कीमती है मेरे बच्चों इस टाइम, है ना, तो जल्दी जल्दी से इनको पढ़ो और रिवाइज करो, जो जो मैंने बताया उनको बार बार एक बार देख लीजिए, है ना बेटा। एनायनिक, ये पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा हो गई क्योंकि स्ट्रॉन्ग है बेस, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से नीचे कैसे जा सकती है। केएच का फॉर्मूला CH स्क्वायर और KW अपॉन KA, यहाँ ये पीएच का फॉर्मूला सेम टू सेम, यहाँ देखो वीक एसिड वीक बेस, अब दोनों ही वीक है तो इधर कैटायन और एनायन दोनों बच जाएंगे, लेफ्ट में भी बच जाएंगे, तो लेफ्ट में जब कैटायन और एनायन बच जाएंगे तो दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस होगा, इसलिए इसको एनायनिक कैटायनिक या कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस मैंने कह दिया। सो सिंपल, आपको समझ में आ गई, ये चीजें आपको याद करनी है ना बेटा। एक सवाल और है, इसको भी देख लीजिए, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सवाल को करते टाइम उसको हाथों हाथ शॉर्टलिस्ट करते जाया करो, बीच क्या चाहता है, जो चाहता है वो भी लिख दो, मेंशन कर दो, वहीं की वहीं क्वेश्चन में पेन लेके वहीं की वहीं लिख दो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, टाइम खराब मत करो, वहीं की वहीं लिख दो भाई, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सही है, पहली चीज। दूसरी चीज उसने कहा है कि मिक्सचर ऑफ ये और ये, ओ माय गॉड, यानी कि ये तो सॉल्ट दे दिया उसने, वीक एसिड वीक बेस का, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। यार वीक एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का मैं करूंगा क्या, क्यों? अबे तो बेवकूफ बनाने के लिए दे रखी है, क्यों? अरे अभी सर ने बताया तो था कि इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस तो कांस्टेंट पे डिपेंड, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं होता, मुझे क्या, मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की। ऐसे बेवकूफ बनाएंगे सवाल में वो आपको, वैल्यू दे रखी है दोनों। मैं सवाल नहीं सिखा रहा तुम्हें, मैं सवाल करना सिखा रहा हूं, सवाल को करना सीखो, उसको समझो तो सही वो क्या जानना चाह रहा है, क्योंकि वहां तुम्हारी हेल्प के लिए कोई नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दिल ही तुम्हारी हेल्प करेगा बेटा, कोई साथ नहीं रहता उन 3-4 घंटों में, वहां खुद को खुद का साथ देना पड़ता है। 0.1 NH4OH एंड 0.1 NHCN फॉर वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। ले बेटा इनकी तो जरूरत ही नहीं, बेवकूफ बना दिया, ले बेटा ले। इफ Ka टेंस टू पावर -5 एंड KH इक्वल्स टू टेंस टू पावर -5। भैया मुझसे पूछा क्या है उसने, H पूछा है, और H का फॉर्मूला वीक एसिड वीक बेस के लिए क्या होता है, √KH। तो मुझे बाकी का सामान क्यों दिया है, बेवकूफ समझा है क्या? बिल्कुल बेवकूफ ही समझते हैं वो अपन लोगों को, हमें दिखाना है कि हम पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, पढ़ के आए, मेहनत करके आए, दिखाना है हमें ये बात।
बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर ये क्या चल रहा है, कैसे पढ़ा रहे हो। देखो बेटा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। मेरा मानना है कि अगर पढ़ाने वाला जोश में नहीं रहेगा तो पढ़ने वाला तो सो ही जाएगा भैया। बिल्कुल आ गया, 10⁻⁵ अंडर रूट में आ गया तेरा आंसर। ये ले पहला आंसर आ गया। हट कुछ नहीं करना। अब बेवकूफ बना रहा है वो, देखो अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, 10⁻⁵ दे रहा है, वो सी का यूज करके भी ऑप्शन बनाएगा। ऑप्शन भी सोच समझ के बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते एक एक चीज को कि बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है। उसको पता है ना कि हर तरह का बच्चा आएगा। किसी के तो पहले ही ऑप्शन में जाग आ जाते हैं, किसी के दूसरे में जाग आ जाते हैं, किसी को तीसरे ऑप्शन में टै बोल जाता है। तो भैया बहुत ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, तभी सब कुछ सही हो पाएगा। ये सवाल भी हो चुका है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ KSP ऑफ K2CO3। KSP का फॉर्मूला चाहिए। KSP के फॉर्मूले पीछे पूछे गए हैं, इतिहास उठा के देख लेना, हिस्ट्री देख लेना नीट की पिछली। डायरेक्ट KSP का फॉर्मूला बनवा लेते हैं। न्यूमेरिकल तो दे ही सकते हैं, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दे दी और KSP निकलवा लिया, या KSP की वैल्यू दे दी सॉल्युबिलिटी निकलवा ली। ये तो होता ही है, ये भी करना है आपको, वो भी करना है, वो देख लेना एक बार। लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन में फंसते हो ज्यादातर तुम, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में फंसते हो, आपकी गलतियां उन्हीं में होती है। न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला बेस आएंगे, इतनी औकात नीट की, इससे ज्यादा नहीं है। फॉर्मूला बेस आएंगे, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देगा, घबराओ मत। और दे भी दिया एक आध तो कौन सी आफत आ रही है तुमको, छोड़ देना उसको, सिलेक्शन तो नहीं रुकेगा। और जो रैंकर बच्चा है वो तो उसको भी करेगा, वो तो पढ़ ही रहा है ना अच्छे से, उसको वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ये तो हटा देता हूं। देखो सॉल्युबिलिटी चीज क्या होती है आप सब जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं आपको, ना घबराओ मत। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, मोलरिटी ही होता है सॉल्युबिलिटी का मतलब, N/V। लेकिन फर्क क्या है, देखो एक ग्लास लिया हमने, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाली, चीनी घोल दी। अब पी मत जाना इसे, समझा रहा हूं मैं, पी तो नहीं गए, ग्लास थोड़ा खाली खाली लग रहा है, पी तो नहीं गए। देखो ग्लास में 1 चम्मच चीनी डाली, घोल दी, घुल गई। अब हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली मोल पर लीटर में, दिस इज द मोलरिटी। मैंने फिर 1 चम्मच चीनी डाली, फिर घोल दी। पीना नहीं है, मीठा पानी समझ के कहीं पी जाओ शिकंजी बना के। अब मैंने फिर चीनी डाली, फिर मैंने देखा चीनी वापस घुल गई, मैंने फिर इसकी मोलरिटी निकाल ली, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली मोल पर लीटर में, दिस इज अगेन मोलरिटी। मैंने फिर चीनी डाली 1 चम्मच, लेकिन भाई साहब अब मैंने चम्मच को हिला लिया, खूब हिला लिया, खूब, चीनी घुलना बंद हो गई भाई साहब। अब पानी का पेट भर गया है, पानी सैचुरेट हो गया है। पानी ने मना कर दी, भैया अब मत डाल बेटा चीनी, अब हो गया हमरो काम हो गया भाई, अब चीनी मत डाल, अब मैं ज्यादा नहीं घोल पाऊंगा, अब चीनी नहीं घुल रही है, दिस इज द सैचुरेट कंडीशन। अब पानी में चीनी घुलना बंद हो चुका है, सैचुरेशन आ गया है, यानी कि सॉलिड यानी चीनी और लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन मीठे पानी के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है। सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल होता है सैचुरेट सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब चीनी घुलना बंद हो गई। अब मैंने फिर से मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन निकाली, इस मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन को ही बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। इट मीन सॉल्युबिलिटी एट सैचुरेट कंडीशन निकाली जाती है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सर सॉल्युबिलिटी एक तरह से मोलरिटी ही है। हाँ, सारी की सारी सॉल्युबिलिटी मोलरिटी होती है, लेकिन सारी मोलरिटी सॉल्युबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि मोलरिटी तो कभी भी किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, लेकिन सॉल्युबिलिटी केवल सैचुरेशन पे निकाली जाती है मेरे बालकों। अब मैं आगे लेके आ रहा हूं, ये तो हुई सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस जो कंटेंट हैं, उन कंटेंट्स की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। KSP की वैल्यू फॉर एक कांस्टेंट सॉल्यूशन, फॉर ए कांस्टेंट
फॉर ए फिक्स जो सैचुरेट सॉल्यूशन होता है उसके लिए फिक्स होती है, केएसपी की वैल्यू बदलती नहीं है। एक सॉल्यूशन के लिए, एक सैचुरेट सॉल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर केएसपी की वैल्यू ऑलवेज भी कांस्टेंट, वो बदलती नहीं है। केएसपी तो कांस्टेंट, जैसे केसी, केपी है ना। रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है? ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट का एक्टिव मास। और रिएक्शन क्वोशिएंट का मतलब क्या है कि केसी और केपी को बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, रिएक्शन क्वोशिएंट का मतलब है कि आप रिएक्शन में, चलती रिएक्शन में कभी भी ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट के एक्टिव मास को रखेंगे तो क्यू निकल जाएगा। लेकिन केसी और केपी क्या होता है? केवल इक्विलिब्रियम पे ही निकलता है। समझ में आ रही है? तो क्यू और केसी केपी है तो एक जैसी चीजें, लेकिन अलग अलग टाइम पे केसी और केपी इक्विलिब्रियम पे निकाला जाएगा और क्यू कभी भी किसी भी टाइम पे निकाला जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर के क्यू के इक्वल हो गया, रिएक्शन क्वोशिएंट के इक्वल के हो गया, तो समझ जाओ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। तो क्यों रिएक्शन क्वोशिएंट को देख लेना एक बार, अच्छा क्वेश्चन बनता है उस पर भी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, वैसा ही केएसपी है। केएसपी भी फिक्स होता है और केएसपी भी सैचुरेशन पे निकाला जाता है, इक्विलिब्रियम पे निकाला जाता है। देख लो ये। तो केएसपी का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज होता है। अब केएसपी का फॉर्मूला पूछ लेते हैं आपसे, पूछ जैसे ये सवाल ने पूछ लिया ना K2CO3 के लिए केएसपी का फॉर्मूला बनाओ, तो मैंने क्या किया, K2CO3 को तोड़ डाला भाई साहब K प्लस में और CO3 -2 में। अब इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई S और ये हो गई S। तो देखो यहां 2 लिखा है तो इसको मैं लिखूंगा 2S और इसको लिखूंगा S। देखो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग लिखना। अब मुझे केएसपी निकालनी है तो केएसपी क्या हुई, केएसपी हो गई इन दोनों आयनों के कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्युबिलिटी का प्रोडक्ट। तो 4, देखो ये तो हो गया 2S और ऊपर लग गया स्क्वायर, है ना। यही तो करते हो आप क्या करते हो, आप यही तो करते हो। K प्लस आयन की सोल्युबिलिटी के ऊपर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, CO3 -2 आयन की सोल्युबिलिटी के ऊपर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसकी तो है 2S के ऊपर स्क्वायर, इसकी है S के ऊपर 1। ये बन गया 2 इंटू 2 4S स्क्वायर इंटू S इक्वल्स टू 4S क्यूब। ऐसे ही तो बनाते हो ना, मैं तो मैंने बता दिया आपको, आता है बेटा ये चीजें, घबराओ मत। अब बात ये आ रही कि सर इतना कुछ करके आप निकाल रहे हो आंसर और आप कह रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर पेपर का मामला है, नीट का मामला है सर, कोई थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो गई तो हम किसको मुंह दिखाएंगे, हमारे तो 5 नंबर चले जाएंगे ना। तो तुम क्या चाहते हो, नहीं छोड़ दूं ये टॉपिक? नहीं छोड़ो मत सर, छोड़ो मत, लेकिन कम से कम कोई कोई ट्रिक दे दो सर इसका फॉर्मूला बनाने की, क्योंकि सॉल्ट आज तो ये दिया है, कल को कोई और भी तो आ सकता है। बात तो सही है, कल को कोई और भी तो आ सकता है। तो फिर मैं ट्रिक दे देता हूं आपको। आओ मेरा बच्चा, ट्रिक ले लो, आप ट्रिक ले लो, आओ भाई ट्रिक ले लो, ट्रिक ले लो, ट्रिक ले लो, ट्रिक 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 फॉर केएसपी। ट्रिक, केएसपी का फॉर्मूला बनाना है, सिंपल सा ट्रिक है, कोई भी फॉर्मूला आ जाए यही यूज करना। आप क्या करेंगे बताओ, कोई भी सॉल्ट आएगा इसी तरह का आएगा, या कोई भी कंपाउंड आएगा इसी तरह का आएगा, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा इसी तरह का मिलेगा, यहां उसकी कोई एक्स लिखी होगी, यहां उसकी कोई वाई लिखी होगी, यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ ना हो सके। अरे सर कई बार तो कुछ भी नहीं लिखा होता, जैसे NaCl में तो कुछ भी नहीं लिखा। अरे तो कुछ नहीं होता तो एक्स और वाई की जगह 1 1 मान लेते हैं ना अपन, x1 हो गया तभी तो कुछ नहीं लिखा। अच्छा ये बात है। अच्छा सर एक बात बताना, AB2 टाइप का कोई सॉल्ट हो तो, AB2 टाइप का क्या बोला मैं, इसको मानना x और x के ऊपर x को ही पावर बना देना, इसकी वैल्यू को मानना y और y के ऊपर इसी को पावर बना देना, और फिर s लिखना और उसके ऊपर इन दोनों वैल्यूज को सम करके लिख देना है। हाँ आंसर आ जाएगा, यस 100% आ जाएगा बेटा, क्यों घबराता है, करके देख। AB2 है ना, अब इसका KSP बना रहा हूं। अब बताओ, इसके यहां कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 मानूंगा, और यहां 2 लिखा है तो मैं 2 मानूंगा। तो KSP इक्वल्स टू 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 1 प्लस 2 बराबर 4S क्यूब। ले बेटा, ले बेटा।
कैचो लगो बेटा, कैसा महसूस कर रहे हैं? लिखो हल्का। आ जाओ। सर आपको कैसे पता लगा K2CO3 AB2 टाइप का है? अरे दिख नहीं रहा क्या? दिख नहीं रहा क्या? ये K2A2 और ये कार्बोनेट पूरा आयन होता है। ये B हो गया, A2B ले ले चाहे AB2 ले ले, एक ही तो फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, इसको A2B3 मान लेते हैं कई बच्चे। बाबू थोड़ा देखो, इसको A2B3, ये A2B3 है ये। हाँ ये बाई गॉड क्या करें, ये A2B3 है क्या? K2 है ये, और ये CO3 अपने आप में पूरा एक कार्बोनेट आयन है। इसका ये K2CO3 भैया, ये एक है, एक कार्बोनेट आयन है, एक। ये A2B3 नहीं, A2B है, समझे? अच्छा मान लीजिए AB साल्ट हो तो AB टाइप का, AB टाइप का, हाँ जैसे NaCl KCl ऐसा हो, CaCO3। तो क्या करें? कुछ मत कर, बताया था वो ही करना है। इसकी वैल्यू चेक कर लो। KSP सब कुछ लिखा ही नहीं है तो 1 1 हो गए ना। 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 1 प्लस 1। आई। अच्छा सर AB3 का निकालना, निकाल ले। KSP इक्वल्स टू 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 1 प्लस 3। एल बेटा एल। अरे ये क्या किसी का ही निकाल लेना यार, कौन मना करता है? बता दिया ना बेटा। सर A2B3 की निकालना, A2B3 की ले, A2B3 KSP इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 2 प्लस 3। ले हो गया। अब तो ठीक है, कर लेगा, गलत तो नहीं करेगा। दूसरी बात, कई बार मैंने बोला सोल्यूबिलिटी देके KSP निकलवा सकता है, KSP देके सोल्यूबिलिटी निकलवा सकता है, वो भी कर लेना, एक दो क्वेश्चन कर लेना, कर ही सकते हो। क्या बचा? कैलकुलेशन नहीं आती तो वो प्रॉब्लम भैया फिर केमिस्ट्री की नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम मैथ की है। कर लो मैथ की तैयारी ढंग से, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। चलो भाई साहब, चलो भैया निकलो, भाई तुम भी निकलो। हेलो तुम भी निकलो भैया, तुम भी निकलो। अगला सवाल देखिए, फाइंड आउट द न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन CnACl। ई का है ये नई सॉल्युबिलिटी का चीज हो गए है भैया। बहुत ही शानदार सवाल है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन ये भी है कि कॉमन आयन इफेक्ट लगने से नई सॉल्युबिलिटी निकल जाती है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है। मैं समझाता हूं इस सवाल को। देखो आपको AgCl दे रखा है, देख लो AgCl दे रखा है तो वो Ag प्लस में और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, जिनकी सॉल्युबिलिटी SS मान ली मैंने, तो इसका फॉर्मूला आएगा KSP इक्वल्स टू S²। यस सर, सही कह रहे हैं आप। और KSP ऑलवेज भी कांस्टेंट, इसका मतलब KSP की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं होगी। KSP तो KSP रहेगा, चाहे तो इसमें कुछ भी मिला ले, जैसे जो मिला ले, और चाहे तो इसमें NaCl मिला ले। KSP अपने आप को कांस्टेंट बनाने की पूरी कोशिश करता है और वो सॉल्युबिलिटी को ऊपर नीचे कर सकता है अपनी KSP को मेंटेन करने के लिए। मैंने इसमें NaCl मिक्स कर दिया, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बाबूलाल जी बता रहे हैं कि C है। NaCl को मिक्स किया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये भी है, तो ये जाके टूट जाएगा दो हिस्सों में, Na प्लस और Cl माइनस में, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 100% यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, अब समस्या ये है कि आपने जैसे AgCl में NaCl को डाला तो बेटा Cl इसके भी आ गए और Cl उसके भी आ गए, दोनों। ओ माय गॉड, ये तो कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। और कॉमन आयन इफेक्ट में रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर जाती है बेटा। इधर जब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो डिसोसिएशन घट जाएगा, कम हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ओ माय गॉड सर, फिर तो
AgCl की कॉन्सेंट्रेशन पहले वाली कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्युबिलिटी से कम हो जाएगी, 100% कम हो जाएगी, कोई रोक ना सके। अब सर सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी तो फिर तो KSP बदल जाएगा। आप तो कह रहे थे KSP कांस्टेंट रहता है। मैं जो कह रहा था वो सही कह रहा था, KSP कांस्टेंट ही रहता है, अभी भी कांस्टेंट ही। अब KSP अपने आप को मेंटेन कैसे कर रहा है देखो। अब आई Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, KSP ऐसे ही तो निकालते हो, दोनों आयंस का प्रोडक्ट करोगे ना आप कॉन्सेंट्रेशन का। इधर Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो बेटा S की ये Ag की कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्युबिलिटी घट गई, आप ही ने बोला ना, लेकिन तुम भूल गए मेरे बेटा S प्लस, देखो Cl की कॉन्सेंट्रेशन इस वाले की घट तो गई, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। बाबू ये क्या हवा में बना है क्या? ये भी तो सॉल्यूशन में है, ये भी तो Cl है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन और ये वाली कॉन्सेंट्रेशन दोनों मिलके आएगी कि नहीं आएगी? अब तो दोनों आएगी ना। ये सॉल्युबिलिटी कम हो गई, ये सॉल्युबिलिटी कम हो गई, लेकिन ओवरऑल Cl की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गई ना। इसका मतलब जितनी कम हुई उतनी वापस मेंटेन हो गई, ये Cl मिल गया ना, इसकी वजह से आपको KSP वापस वही वैल्यू मिलेगी जो KSP पहले थी। अब वापस KSP के सामने रख दो इनको और कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया KSP, S को मल्टीप्लाई किया तो S डैश स्क्वायर S डैश C, ये स्क्वायर वाली क्यूब वाली ये जो वैल्यूज है ना जिन पे ज्यादा पावर हो इनको नेग्लिजिबल मान लेना, जीरो मान के छोड़ देना, बहुत कम हो जाती है सॉल्युबिलिटी, है पॉइंट्स में रहती है, पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी, पॉइंट्स वाली वैल्यूज को क्यूब करोगे 4 करोगे तो और कम हो जाएगी, इसलिए नेग्लेक्ट करके छोड़ देना, इसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद आपको मिलेगा KSP इक्वल्स टू S डैश C और S डैश इक्वल्स टू KSP अपॉन C। ऐसे सवाल दिए जा सकते हैं, आ सकते हैं भाई साहब, सुन लेना, ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां भी AgCl में लूण ही मिलाए NaCl ही मिलाए, किसी को भी लेके कुछ भी मिला सकता है। कॉन्सेप्ट यही याद रखना, इस टाइप का सवाल इस बार के लिए हाईली इंपॉर्टेंट। मान लिया सर, मान ली आपकी बात, छोटी छोटी बात पे भावुक हो जाते हो सर आप तो। अरे भावुक होने की क्या बात है भैया, पेपर में आने वाली चीजें हैं, कम से कम याद तो करोगे ना ढंग से, इसमें भावुक होने वाली क्या बात है। आओ मेरा बच्चा अगला सवाल दिखाते हैं आपको। अब एक और सवाल, आप इसे कॉन्सेप्ट मान लीजिए। देखो भैया ये बहुत पूछा जाता है प्रेसिपिटेशन के लेके, प्रेसिपिटेशन के हिसाब से आपसे दो आयनों की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी दे दी जाती है और KSP की वैल्यू दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि बताओ इसका जो प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, या फिर 4 सॉल्यूशन दे देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सी प्रोसेस में सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होगा। साफ बात है भाई साहब, KSP की वैल्यू हमेशा आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल रहती है। जब तक ऐसा चल रहा है तब तक तो समझ जाओ सॉल्यूशन है सैचुरेट, और सैचुरेट सॉल्यूशन है तो कोई PPT VPT या प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और अगर मान लीजिए KSP की वैल्यू इन आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए तो फिर मान लीजिए दिस इज द अनसैचुरेट सॉल्यूशन, और अनसैचुरेट सॉल्यूशन में भी काय का प्रेसिपिटेशन, वो तो खुद ही भूखा पड़ा है, उसका काय का प्रेसिपिटेशन करा दोगे आप। प्रेसिपिटेशन यानी कि सॉल्यूशन से कोई चीज बाहर तब निकलती है जब वो एक्सेस में होती है? और KSP की वैल्यू अगर कम रह जाए, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, आप आयंस बढ़ा दें, वहां कॉन्सेंट्रेशन किसी तरीके से प्रोसेस से बढ़ा दें, जैसे नमक का प्रेसिपिटेशन करते हैं तो वहां NaCl का आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है KSP से, क्योंकि वहां HCl गैस को पास किया जाता है और नमक जो है आराम से प्रेसिपिटेट होता चला जाता है। ऐसे साबुन है, खारे पानी के साथ कड़वे पानी के साथ जब साबुन को, हैवी वाटर के साथ जब साबुन को लगाया जाता है कपड़ों पे, तो कपड़ों पे से साबुन लगाने पर कचरा साफ नहीं होता, मैल साफ नहीं होता, गंदगी साफ नहीं होती, साबुन ही साफ होता रहता है। क्यों? क्योंकि साबुन का प्रेसिपिटेशन होता रहता है। और हम रगड़ने में लगे हुए हैं, 15 मिनट हो गए, आधा, अबे ये चक्कर क्या है, ये दाग जा क्यों नहीं रहा?
दाग कैसे जाएगा? प्रेसिपिटेशन चल रहा है, तुझे कॉन्सेप्ट ही पता नहीं। वहां साबुन मिलाया आपने, साबुन को पानी के साथ, पानी में ऑलरेडी सॉल्ट थे, और ऐसे सॉल्ट थे जो साबुन के सॉल्ट के साथ कॉमन आयन इफेक्ट दिखा गए। कॉमन आयन इफेक्ट दिखा गए तो सेम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया तो केएसपी से ज्यादा हो गया, और आयनिक प्रोडक्ट जब केएसपी से ज्यादा हो गया तो साबुन बाबूजी जो है ना वो प्रेसिपिटेट होके निकलने लगे, बट्टी पूरी गल गई, साबुन की पूरी टिकिया खराब हो गई, लेकिन कपड़ा सही नहीं हुआ। तो इसका मतलब गुरुजी केवल सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता ना, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन में ही प्रेसिपिटेशन होता है। यस, मतलब केएसपी की वैल्यू से ज्यादा आयनिक प्रोडक्ट हो जाना चाहिए तब प्रेसिपिटेशन होगा। यस। तो अगर मान लो क्वेश्चन में अगर मान लो सॉल्युबिलिटी दे दी हमको और मुझसे पूछ रहा है ये सवाल, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? उनकी सबकी सॉल्युबिलिटी को, चारों ऑप्शंस को एक एक करके कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सबकी सॉल्युबिलिटी को मल्टीप्लाई कर करके देख, केएसपी की वैल्यू के साथ चेक कर, कंपेयर कर, देख किसकी सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट केएसपी से ज्यादा आ रहा है, वही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एक बार वापस समझा दो ना गुरुजी इसको। रुक जा बेटा, मैं वापस समझाता हूं। अच्छा एक काम करो, ये है ना केएसपी, इसको तो मानो भूख, भूख भूख, हंग्री हंग्री, भूख हंगर, भूख जानते हो ना, भूख लग रही है मुझे, रोटी खानी, भूख लग रही, वो भूख मानो, और इनको मान लो रोटी रोटी मान लो, इनको चपाती मान लो। समझना, समझना, जितनी भूख है उतनी रोटी मिल जाए तो सैचुरेशन आ जाता है, पेट भर गया। समझ रहे हो? अरे जितनी भूख है उतनी रोटी मिल जाए तो समझ जाना सैचुरेशन आ गया, जितनी भूख है उससे कम रोटी दी जाए तो और दे दो रोटी, अभी पेट नहीं भरा मेरा, सैचुरेशन नहीं आया, अनसैचुरेट है सॉल्यूशन। और जितनी भूख है उससे ज्यादा रोटी खा गए, ठूस ली खाए जा रहे, तो भैया पीपीटी ही निकलेगा, और जाने कहां से निकलेगा। सीधी सी बात है, भूख से ज्यादा रोटी नहीं खानी है, मतलब केएसपी से ज्यादा आयनिक प्रोडक्ट नहीं करना है। आयंस की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट जैसे ही केएसपी से ज्यादा हुआ, समझ जाना प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा, बहुत बहुत मेरा साथ है, आप सबके साथ है, सभी टीचर्स, सभी आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, आपको चाहने वाले, आपके परिवार वाले, आपके माता पिता, आपके सिस्टम, जो भी आप जहाँ भी सिस्टम में आप पढ़े हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के सारे लोग जिन्होंने आपको पढ़ाया वो सब आपके साथ हैं, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। हम सब मिलके एक ही सपना देख रहे हैं, वो सपना ये है कि मेरे बच्चों का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, आप सबका बहुत अच्छे अच्छे नंबरों के साथ, बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाए। पूरा आशीर्वाद के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।